Hello, uh, once again, welcome to all in the next session. And in this in this session, we will discuss about the biology first chapter first, the living world. This is very important, and we are going to start this chapter from the basic understanding. Here, the first lining: how wonderful is the living world. I shall try to keep all of you in bilingual language, Hindi and English both mix. So it will be easier to understand all the type of students who are coming from the background of Hindi and also from the English. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट करेंगे। और जैसी पहली लाइन है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड कैसे इतना आश्चर्य भरा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द अर्थ के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, पाए जाते हैं। और जिन जगहों में स्पेशली पाए जाते हैं, वैसी जगहों पे या उनके जहाँ वो एक्चुअली में वो निवास करते हैं, दे लिव इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लेस, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट एक ऐसा वर्ड है जो कि बताता है कि कोई पर्टिकुलर लिविंग बीइंग या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उस पर्टिकुलर जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से उस जगह में वो पाया जाता है। तो जिस जगह पर पाया जाता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट बहुत सारे हो सकते हैं। आप जब अर्थ को एक्सप्लोर करते हैं, उसको अर्थ को देखते हैं, उसमें माउंटेन्स होते हैं, डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ओशंस हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, डिजर्ट्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, मेनी ऑफ द थिंग्स। ऐसी बहुत सारी जगह होती है जिस पर जो है कि ये ऐसे पर्टिकुलर एरिया होते हैं जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार के यानी डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, वो वहां पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब वो जो प्लेसेस हैं वो उनके हैबिटेट है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि जैसे हम जब पर्टिकुलर चीज को देखते हैं तो उसमें ये कहता है कि कैसे लिविंग वर्ल्ड जो है, जो लिविंग बींग्स हैं और आपके इस लिविंग वर्ल्ड में सस्टेन करते हैं। एक चीज आती है कि जैसे एक टर्म आता है स्पीसीज। तो स्पीसीज को भी हम जानते हैं। स्पीसीज जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। और उसके बहुत सारे ऐसे जो है कि मेंबर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं, यानी उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। और वो इंडिविजुअल्स जहां पर एक साथ एक जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो रहते हैं, उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो पॉपुलेशन होते हैं। तो हर एक प्रकार के जो जीव हैं जिनका हम नाम लें, अगर आप बर्ड्स लें, डॉग्स लें, कैट्स लें, इस तरीके से जो भी नाम आप लेते हैं, सब एक अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं। और वो हर एक जो स्पीसीज है, जो ईच काइंड ऑफ स्पीसीज है, उसके अलग अलग टाइप के उनके इंडिविजुअल्स होते हैं। तो यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हमने टर्म दिया वो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और स्पीसीज जो होता है एक पर्टिकुलर टाइप का आपका लिविंग बीइंग या ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज को एक और चीज कही जाती है कि जो पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपरली रहती है, तो वो एक्चुअली में क्या होता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है, वो जैविक स्पीसीज होती है। हम उसमें लिविंग बीइंग को काउंट करते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल स्पीसीज भी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा कि जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, जिसे उनको बोलते हैं कि हम आप जो इसको अध्ययन करते हैं, टेक्सोनॉमिस्ट, जो वर्गीकरण शास्त्री उसको कह सकते हो आप। तो वर्गीकरण हिंदी में बोल सकते हैं वर्गीकरण शास्त्री। तो ऐसे जो वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिस्ट। तो टेक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में उनके स्टडी करते हैं और उनके बारे में उनका नामकरण भी करते हैं, उनकी पहचान करते हैं और उनका वर्गीकरण भी करते हैं। तो ये कुछ चीजें प्रॉपरली उसको हम वो स्टडी करते हैं। और टेक्सोनॉमी को अगर देखा जाए एक वर्ड है तो उसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। एक तो आपका टेक्सो है और नॉमी है। तो एक्चुअली ये जो
वर्ड आपका है, ये तो आप जानते हैं ग्रीक वर्ड्स दिए गए हैं। तो उसमें अगर हम टैक्सिस देखें, टैक्सो में टैक्सिस, TAXIS, टैक्सिस जो होता है वो कहता है अरेंजमेंट, और जो नोमी है वो एक्चुअली होता है नोमोस। तो नोमोस जो होता है उसको लॉ बोलते हैं। तो यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर नियम, एक लॉ के हिसाब से अरेंजमेंट करना, ठीक कहलाता है आपका टैक्सोनॉमी। दोबारा बोल रहा हूँ, टैक्सिस, TAXIS, टैक्सिस, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, और नोमोस, NOMOS, नोमोस लॉ। तो यानी कि हम उसको, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करके उनको एक पर्टिकुलर लॉ के तहत, एक लॉ के अंतर्गत उसको हम अरेंज करते हैं। तो ये कहलाता है आपका टैक्सोनॉमी। और ये टैक्सोनॉमी जो वर्ड था, ये जो इसको दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे, APD, A कैपिटल A कैपिटल P, DE स्मॉल DE, कैंडोल, CANDOLLE, कैंडोल। इन्होंने जो है इसका पहली बार इसका वो एक वर्ड प्रपोज्ड किया था, टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी को जब हम देखते हैं कि आपका जो पार्ट है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। बिफोर गोइंग डिस्कशन और द पार्ट ऑफ द टैक्सोनॉमी, देयर आर सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, जब चूंकि हम जो साइंस को जो पढ़ते हैं तो उसमें ये रहता है कि आप टैक्सोनॉमी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसमें साइंस जो होती है वो डिपेंड करती है एक तो फैक्ट पर, और दूसरा उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। कोई बात अगर आप कह रहे हैं तो उसका कोई एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होता है। तो जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है, जो प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक जो महत्व होता है टैक्सोनॉमी का, उसमें मेन जो रोल होता है उसमें होता है कि हम किसी अननोन ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं अच्छी तरीके से, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, यानी जिसका प्रॉपरली उसके बारे में हमने पता नहीं है, फिर पता लगता है तो उसको हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है कि किस पर्टिकुलर हैबिटेट में पाया जा रहा है, और इसका जो नया नाम, उचित नाम क्या हो सकता है, उसके बारे में देखते हैं। और फिर ये देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को और पूर्व के कोई जो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम जानते हैं, तो उसको किस समूह में हम उसको रख सकते हैं। तो ये चीजें उसमें पैरेलल हम स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन उसमें देखी जाती है। अगर आप ओवरऑल जब देखेंगे कि एज ए साइंटिस्ट जो तमाम इस चीजों को अटेम्प्ट करते हैं, आंसर देने का प्रयास करते हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, लाइफ के एस्पेक्ट में, क्योंकि लिविंग जो भी लाइफ है वो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्हीं को मिलाकर एक लिविंग वर्ल्ड बना होता है। तो जो जितने भी टाइप के, डिफरेंट टाइप की वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपके प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, बर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं। तो उन सबको मिलाकर जितने एक साथ विभिन्न प्रकार के ऐसे जो भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, उसके लिए कॉमन टर्म हम बोलते हैं कि आपको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने, जो भी एक लिविंग वर्ल्ड में जितने भी इस तरह के डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो उसी को हम एक टर्म देते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि जो भी लिविंग वर्ल्ड है, जो विभिन्न प्रकार के जीवों का बना हुआ है, उसमें कितनी जो है विभिन्नताएं हैं, कितने विभिन्न प्रकार के वहां पर जीव उपस्थित हैं, इसको हम उसमें समझते हैं। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी जो लिविंग वर्ल्ड होती है वो बताती है कि आप जो अलग अलग प्रजाति के या स्पीसीज के, जैसे आप प्लांट स्पीसीज है, इंसेक्ट की स्पीसीज है, बर्ड्स की स्पीसीज है, एनिमल्स की है, ये जितने भी अलग अलग डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। और जब आप किसी एरिया को स्टडी करते हैं जहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहीं कहीं देखते हैं इनके नंबर्स घट भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। तो और अलग अलग प्रकार के इस प्रकार जीवों के नंबर को हम देखते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। अगर मान लो किसी एक आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, और उस डेंस फॉरेस्ट में आप देखते हैं कि कितने डिफरेंट, कितनी अधिक संख्या में बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, और कितने वो अधिक नंबर्स में हैं, तो कितने प्रकार के हैं, उनके कितने नंबर्स हैं, ये दोनों चीजें हम पैरेलल स्टडी करते हैं कि व्हाट द एक्चुअल नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड what are their kind of the different kinds of the living organism। डिफरेंट काइंड्स कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, अलग अलग। जैसे एक ही, अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो आप प्लांट के बहुत सारे
उसमें जो है प्लांट्स की विभिन्न प्रकार की वैरायटीज को देखते हैं, फिर उसमें पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी वैरायटीज को आप पैरेलल देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वैरायटीज को आप उसमें जो है आप स्टडी करते हैं। तो यानी जितनी भी वैरायटीज हैं वो एक एक अपनी स्पीसीज होती हैं। तो जब एक ओवरऑल स्टडी की जाती है और देखा गया है अब तक की स्टडी में कि कितने जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, तो उनका जो रेंज आता है वो लगभग जो है 1.7 टू 1.8 मिलियन के आसपास का है। वही ऐसी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और वो किस पर्टिकुलर हैबिटेट में पाई जाती हैं और उनके प्रॉपर हम नेम के साथ भी उनको देखते हैं, जानते हैं। तो ये जो है आपका एक पर्टिकुलर स्टडी हो जाती है कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी जो है इस जगह पर प्रेजेंट है या जहां पर प्रेजेंट है। तो अब तक नोन अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे होल द अबाउट द अर्थ बात करेंगे, पूरी पूरी पृथ्वी पर कितने उसमें आपके इंक्लूडिंग माउंटेन्स भी होंगे, ओशंस भी होंगे, सब होगा। तो उसमें कितने यानी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो पाई जा रही है जिसके बारे में हम जानते हैं, अब तक जान चुके हैं, वो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन है। बहुत सारी अभी स्पीसीज ऐसी है जिनको स्टिल वी हैव टू डिस्कवर, हमको उसको खोजना है। तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है, उनको फिर हम जब ऐसी स्पीसीज को हम देखेंगे तो उनको पहचानेंगे, उनका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, यानी उन स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन जिनके बारे में हम नहीं जानते, वो अननोन अभी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में हम खोजेंगे, उनका भी नाम देंगे। तो ये प्रक्रिया का पार्ट आता है टेक्सोनॉमी में। इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट टर्म है जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी ये इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके टोटल नंबर और टाइप्स जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो टोटली मतलब कि आपके हैं, दोनों टर्म मिलेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स के नंबर कितने हैं और उसके टाइप्स कितने हैं, कितनी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर पाए जाते हैं, वो आपको कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। इसको बोलते हैं जैव विविधता। तो यानी कि कुल कितने प्रकार के जो जीव हैं और कितनी संख्या में वो जीव हैं जो कि धरती पर या पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पृथ्वी की जैव विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। एक सिंपल टर्म में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी refers the total number of plant, animals and microorganisms present on the earth। तो ये हो गया आपका अर्थ की बायोडाइवर्सिटी। अगर किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया को मान लो अर्थ के छोटे हिस्से की आप बात कर रहे हैं और उस हिस्से की अगर बायोडाइवर्सिटी को आप डिफाइन करते हैं, तब आप कहेंगे बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी होती है that refers the total number of plant, animal and microorganisms present in that area। तो उस एरिया में यानी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट एनिमल्स पाए जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं बायोडाइवर्सिटी आपके उस पर्टिकुलर एरिया की। तो दिस इज अबाउट द योर बायोडाइवर्सिटी। नाउ we are studying continuously न्यू प्लांट स्पीसीज, इसको भी हम देख रहे हैं। और वी हैव आल्सो स्टडीड योर प्रीवियस स्पीसीज। तो इन केस ऑफ ऐसी स्पीसीज जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, वो तो हमको नोन है, उसको हम जानते हैं। लेकिन जो न्यू स्पीसीज होती हैं जिसको ढूंढते हैं, फिर उनको नाम देते हैं, तो वो भी स्पीसीज हमको पता लगती है। इस प्रकार से हम जो जितनी भी नई स्पीसीज आती हैं उनको पैरेलल उसमें हम ऐड करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। इस तरीके से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उसके जो नंबर्स होते हैं, उसके जो काइंड्स होते हैं, वो कंटिन्यूसली वो इंक्रीज करता रहता है, बढ़ता रहता है। इस तरीके से कॉमन चीजें बढ़ती रहती हैं। अब एक चीज और है, कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही पर्टिकुलर प्लांट है या एनिमल है, वो एक ही कंट्री में या अदर कंट्रीज में भी पाया जाता है, लेकिन उनके जो लोकल नेम होते हैं, जिसको एक नाम देते हैं वर्नाकुलर नेम्स, VERNACULAR, वर्नाकुलर नेम्स जो बोलते हैं। तो वर्नाकुलर जो नेम्स होते हैं वो एक्चुअली, उसको मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दे रहा हूं, वर्ना
कूलर, वर्नाकुलर नेम्स जो होते हैं, ये आपके वर्नाकुलर नेम, ये आपके लोकल नेम्स होते हैं। तो लोकल नेम्स होते हैं कि वो लोकल नेम्स का मतलब जो पर्सन्स आपके फील्ड जहाँ पे रहते हैं वो किस नाम से, वहाँ के जो लोग हैं किस नाम से बुलाते हैं अपनी लोकल भाषा में, ऐसे जो नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्नाकुलर नेम। तो वर्नाकुलर नेम से उनको जानते हैं। लेकिन जब उसको हम प्रॉपरली आपके जो प्रॉपर स्टडी करते हैं इन ए साइंटिफिक मैनर, साइंस के तरीके से स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, तो उनको हम प्रॉपर एक नाम देने का भी प्रयास करते हैं। तो प्रॉपर नाम क्या होता है? जब उनको हम एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं जो कि यूनिवर्सल होता है, उसी नाम से हर जगह, यानी पढ़ने की दृष्टि से उसको एक ही कॉमन नेम से हर जगह उसी नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जो नेम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका योर साइंटिफिक नेम्स। उसको साइंटिफिक नेम के नाम कैटेगरी में कहते हैं, वो साइंटिफिक नेम्स है, या उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम्स बोलते हैं। जो आपकी टेक्सोनॉमी की ब्रांच में हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब बात ये आती है कि जो टेक्सोनॉमी की हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, तो टेक्सोनॉमी में आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी जो होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज स्टडी की जाती है। एक होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होता है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं यानी, ठीक है। तो इसको हम पहचानने का तरीका जो है वो कहलाता है आपका आइडेंटिफिकेशन। और दूसरा जो होता है वो कहते हैं, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है कि कोई जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको ढूंढा गया है, जिसको आपने देखा है पहली बार, तो उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। प्रॉपर नाम जो दिया जाता है बाय द इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, जो इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स बने हैं, जो पहले से बनाए गए हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे नाम देना है। तो नाम देने की जो प्रक्रिया होती है, यानी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल, इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। तीसरा एक उसका पार्ट है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। 3 पार्ट हो गए, एक हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हो गया नॉमेनक्लेचर, और तीसरा पार्ट हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो पार्ट है वो ये बताता है कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको किस समूह में, किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में हम जो है कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर उसको रखते हैं। जैसे हम किसी लिविंग बीइंग को देख रहे हैं तो उसको कहते हैं कि ये प्लांट है या एनिमल है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर को पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे प्लांट को पहचान रहे, कहते हैं उसमें ग्रीन कलर है, लीव्स है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये सब कैरेक्टर्स देखते हैं। एनिमल में देखते हैं कि लोकोमोशन है, इसमें सेंस की टेंडेंसी है। तो इस तरह जो कैरेक्टर्स देखते हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग श्रेणी में यानी कैटेगरीज में उसको हम रखते हैं। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ग्रुप में रखने का जो तरीका होता है उसके कैरेक्टर के आधार पर, उसके गुणों के लक्षणों के आधार पर, वो कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन। तो यानी प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप इनटू ए कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यानी जो कैरेक्टर आप ऑब्जर्व करते हो उसके आधार पर उसको रखने की जो तरीका होता है वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। तो इसको बोलते हैं वर्गीकरण। तो इन 3 प्रोसेस हो गई, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना, नॉमेनक्लेचर नामकरण करना, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि जो टेक्सोनॉमी होती है, उस टेक्सोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आप टेक्सोनॉमी के प्रकार देखेंगे तो उसमें 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार आपका कहलाता है साइटोटैक्सोनॉमी, CYTO, साइटो, और टैक्सोनॉमी TAXONOMY, साइटोटैक्सोनॉमी। पहला प्रकार हो गया साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी स्टडी करती है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, यानी सेल से जुड़े हुए जो कैरेक्टर्स होते हैं। एक पर्टिकुलर जो सेल होती है उस सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं या उसको वर्गीकृत करते हैं, किसी श्रेणी में रखते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है आपकी साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो होती है वो मेनली
जो इंफॉर्मेशन गेन करती है किसी सेल से, जैसे क्रोमोजोम का नंबर हो गया, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर हो गई, क्रोमोजोम का बिहेवियर हो गया, अदर अदर सेल स्ट्रक्चर्स हो गई। तो उसके आधार पर जो है हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जो है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको एक जो है पर्टिकुलर जो है एक ग्रुप में उसको प्लेस करते हैं और उसका नाम भी रखने का प्रयास करते हैं, नेमिंग भी करते हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो तीनों काम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर भी करेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे उसके जो है साइटोलॉजिकल यानी सेल के कैरेक्टर के आधार पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो दूसरा इसकी प्रकार है वो है कीमोटेक्सोनॉमी, CHEMOTAXONOMY, कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी ये बताता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में उसको पहचानना चाह रहे हैं, उसका नामकरण करना है या उसको क्लासिफाई करना है, तो वो एक्चुअली डायरेक्टली बेस्ड होता है केमिकल कंपोजिशन पर। यानी उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बीइंग है या प्लांट है, उसकी उसमें एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन क्या है, ऐसे कौन से केमिकल्स उसमें पाए जा रहे हैं जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर हम उस पर्टिकुलर जो है कि लिविंग बीइंग को या प्लांट को एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं, किसी कैटेगरी में उसको हम रख सकते हैं। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट का एग्जांपल लें, जैसे उसमें आपके टैनिन्स पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, अल्कलॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो इन केमिकल्स के आधार पर क्या करते हैं हम, ऐसे प्लांट्स को जो है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ये और उसको जो है क्लासिफिकेशन उसका करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो तरीका है, वो आपके इस ब्रांच में आता है जिसको बोलते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। तो इस तरीके से दो टाइप हो गए टेक्सोनॉमी के, एक हो गया साइटोटेक्सोनॉमी, दूसरा हो गया कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड होता है सेल में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल में, क्रोमोसोम नंबर वगैरह स्ट्रक्चर पर। और कीमोटेक्सोनॉमी में हम ये स्टडी करते हैं ऑन द बेस ऑफ केमिकल्स। तो जो केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर इसको हम पैरेलल स्टडी करते हैं। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब बात ये करेंगे कि तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि नॉर्म, इसमें जैसे आपके उसमें दिख रहा होगा, इसका ऑन द स्क्रीन ब्लैक ब्लैक कलर में है, आपके बोल्ड लेटर्स में नॉमेनक्लेचर लिखा है। तो नॉमेनक्लेचर तो क्लियर होगा, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो हम प्रॉपर नेमिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स, कुछ नियमों के हिसाब से जब उसकी हम नेमिंग करते हैं, एक स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं उसके आधार पर, तो वो कहलाता है नॉमेनक्लेचर। तो यानी किसी जीव को स्टैंडर्ड या अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर उसको उचित नाम देना, ये कहलाता है नॉमेनक्लेचर। तो यानी नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस by which we give proper names to living organisms on the basis of standard rules or principles. दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो होता है, ये कहता है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन जानना, करेक्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, तो ये कहलाता है आपका आइडेंटिफिकेशन। यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को करेक्टली रिकॉग्नाइज करना फ्रॉम द अदर नोन ऑर्गेनिजम्स, उससे इसको जानना, ये कहलाता है आपका आइडेंटिफिकेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब इसमें जो आगे है, जो आपको स्टडी करना है, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया, कैसे कैसे क्राइटेरिया जिसके आधार पर जो इसको ये जाना गया है। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे, इसमें एक नाम लिखा हुआ ICBN ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट ICBN, इसका पूरा जो आप जो एक्सपैंड करेंगे तो इसका है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो एक इंटरनेशनल जो है कोड बनाया गया है, यानी कलेक्शन ऑफ सम रूल्स। कोड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रूल्स। एक कोड है, एक इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, तो इस कोड में बहुत सारे रूल्स होते हैं और एक साइंटिफिक तरीका होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, उसको फॉलो करके हम किसी पर्टिकुलर प्लांट को नाम देते हैं। तो यानी जितने भी आपके बोटेनिकल जो होते हैं प्लांट्स, इसमें बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो प्लांट्स को प्रॉपर नेम देने की प्रक्रिया,
जो होती है इसी कोड के थ्रू फॉलो की जाती है। तो यानी आईसीबीएन में जितने भी ऐसे आपके रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करके हम प्रॉपर जो है प्लांट को नाम देते हैं। जो आईसीबीएन है ये पहली बार एक्सेप्ट किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में 1961 में। 1961 में आईसीबीएन को पहली बार जो है कि इसको एक्सेप्ट किया गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, फर्स्ट एक्सेप्ट किया गया। आईसीबीएन जो है ये बताता है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर प्लांट की नेमिंग करते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स के लिए जो आपके वर्गीकरण शास्त्री होते हैं, इसको एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, इन्होंने एक इसके लिए भी एक अलग से कोड बनाया, एक जो है प्रिंसिपल और रूल्स का जो है एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो है कोड बनाया, किसके लिए? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यानी एनिमल्स के नामकरण करने के लिए, जानवरों के नामकरण करने के लिए। इसको कहा जाता है आईसीजेडएन। आईसीजेडएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और ये इसको भी हमने अडॉप्ट किया आईसीजेडएन को। आईसीजेडएन जो है के अकॉर्डिंग जो है इसको हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉपर जो है नेमिंग करते हैं, उनको प्रॉपर नेम देते हैं। तो ये चीज में पैरेलल आती है। इसमें भी एक सेट ऑफ जो है रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर जो है जो न्यूली डिस्कवर्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो नया खोजा गया ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम एक प्रॉपर जो है यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या होता है कि जो साइंटिफिक नेम्स हम चाहे प्लांट को देते हैं या एनिमल्स को देते हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका केवल एक ही नाम होता है, यानी इट हैज ओनली वन नेम। प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होगा वो ओनली वन नेम होगा पूरे आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी तरीके से एनिमल का भी एक ही साइंटिफिक नेम होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन इससे पहले जो हमने बताया था वर्नाकुलर या जो लोकल नेम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल इंडिया में ही है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके की अलग अलग नाम्स होते हैं, उनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से हम उसको जानते हैं। ठीक है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका एग्जांपल ले लेते हैं। तो मेंजीफेरा इंडिका आपने सुना, ये आम का साइंटिफिक नेम है, लेकिन अब इसको तो साइंटिफिक नेम से तो हर जगह इसी नाम से जानेंगे। बट जब आप अन्य जगहों पर जाएंगे तो कोई इसको आम कहेगा, कोई आम्र कहेगा, लोकल नेम अलग अलग रहेंगे। तो लोकल नेम इसके हिसाब से अलग अलग होते हैं, जो कॉमन भाषा में बुलाए जाते हैं, जिनको हम वर्नाकुलर नेम्स बोलते हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो इसके आगे आपको दिख रहा होगा कि इस पैराग्राफ में, जहां से नया न्यू पैराग्राफ स्टार्ट है, इसमें कहता है बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऐसे जो है कि नोन ऑर्गेनिज्म, जितने हमारे जितने जीवों के बारे में हम जानते हैं, उनको जो है साइंटिफिक नेम देने के लिए एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। ये कहता है कि आपका ये जो है जो पर्टिकुलर नेम होता है किसी प्लांट का या एनिमल या किसी लिविंग बीइंग का, वो जो है उसके दो पार्ट होते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट होते हैं, एक कहलाता है जेनेरिक नेम, दूसरा कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट। दो पार्ट हो गए, यानी एक पर्टिकुलर नाम, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है तो उसमें दो पार्ट हो गए, राम और कुमार, दो पार्ट हो गए। इसी तरीके से किसी प्लांट का जब उसमें हम स्टडी करेंगे तो उसमें भी उसके जो है जो साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम जेनरिक नेम। जैसे राम कुमार, पहला जो पार्ट होगा वो राम होगा, दूसरा पार्ट कुमार होगा। इसी तरीके से किसी जब पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होगा तो उसमें पहला पार्ट जो होगा वो जेनरिक नेम कहलाएगा, जिसको हम जीनस नेम बोलते हैं, और दूसरा जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, इसको स्पीसीज नेम भी बोलते हैं। यानी दो पार्ट हो गए किसी से। और इस तरह का जो सिस्टम है जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर किसी प्लांट किसी लिविंग बीइंग के नाम में दो पार्ट होते हैं, ऐसे जो है जो सिस्टम है जिसके थ्रू में से नाम रखते हैं, तो वो आपका जो है नाम रखने का जो तरीका है उसको बोलते हैं हम बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसको बोलते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर है, यानी बायोनोमियल, इसको सिस्टम भी कह सकते हैं। ये एक्चुअली इसको जो है कि इस सिस्टम को दिया गया था, इसमें साइंटिस्ट का नाम है, जहां आप देखेंगे आप उसमें आपके ऑन द स्क्रीन होगा बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। उसके नीचे लिखा गया है द नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस इज बीइंग
प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कहता है इस नाम को प्रॉपरली जो है यूज किया जाता है, जो कैरलस लिनियस ने दिया था। तो कैरलस लिनियस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यही रहा कि ये जो है आपके, इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ, आप कह सकते हो कि फादर ऑफ योर मॉडर्न टेक्सोनॉमी, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी के एक फादर रहे हैं, जिन्होंने जो है कि ये नाम देने की टेक्निक लाई, और इनका जो मेथड था ये कहलाया बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो कैरलस लिनियस ने जो है कि पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है, इन्होंने जो है इस तरह के नाम की बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर की शुरुआत की। तो यानी ये बायोनोमियल सिस्टम के फाउंडर रहे हैं। तो लिनियस वाज द फाउंडर ऑफ बायोनोमियल सिस्टम। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, जो लिनियस ने अपना वर्क किया, तो लिनियस ने अपना वर्क किया तो उन्होंने उस पर वर्क करने के बाद एक जो है कि एक अपनी बुक भी लिखी। एक बुक भी इन्होंने उसमें अपना नाम दिया, तो उसमें नाम दिया तो उसमें उसका बुक का एक पर्टिकुलर नाम जो है, जो मिलता है आपके स्टडी करने पर, उसको बोलते हैं हम स्पीसीज प्लेंटेरम। स्पीसीज प्लेंटेरम बोलते हैं उसको। हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। स्पीसीज प्लेंटेरम। स्पीसीज प्लेंटेरम जो है, इन्होंने क्या किया, इसको आपका इसको स्टडी किया, और स्पीसीज प्लेंटेरम, तो ये बुक इन्होंने पब्लिश की 1 मई 1753। इसको उसमें पब्लिश किया, और इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम प्रपोज किए। उस समय जो नाम इन्होंने ढूंढे थे, ऐसे प्लांट्स जिनके बारे में इन्होंने स्टडी की थी, उन प्लांट्स के इन्होंने इसमें जो है साइंटिफिक नेम प्रपोज किए। और इस तरीके से फिर उन्होंने आगे क्या किया, लिनियस ने ही आगे एक और बुक पब्लिश की। तो स्पीसीज प्लेंटेरम में तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत सारा एक्सप्लेन किया, नाम उनके साइंटिफिक नेम्स दिए बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से। और इन्होंने एनिमल्स में भी जब स्टडी किया तो एनिमल्स के भी साइंटिफिक नेम दिए। और उन्होंने एक अलग से दूसरी बुक जो है यूज की, और उसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया। उस बुक का नाम जो था वो था आपका सिस्टीमा नेचुरेई। तो सिस्टीमा नेचुरेई ये नाम इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में उनके साइंटिफिक नेम, यानी बाइनोमियल जो सिस्टम है जिसमें आपका जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों नाम आते हैं, उसमें इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। और ये बुक उन्होंने पब्लिश की, यानी कि कैरलस लिनियस ने 1 अगस्त 1758 में। तो इसमें इन्होंने इसके बारे में डिटेल एक स्टडी बताई। अब जैसे एक कॉमन एग्जांपल दिया गया आपके एनसीईआरटी बुक में ही, एक लाइन है आपके उसी में लिखा हुआ है, आप ध्यान देखिएगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। कौन से जो है कि एग्जांपल लिया मैंगो का, जिसको अंडरस्टैंड करते हैं कैसे हम समझते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा इंडिका जो है, इसका एक साइंटिफिक नेम है मैंगो का, और इसको हम बाइनोमियल नेम भी कहते हैं। तो बाइनोमियल नेम तब कहेंगे जब इसमें 2 कंपोनेंट पार्ट हमको मिलेंगे, 2 कंपोनेंट पार्ट। एक पार्ट कौन सा होगा, वो आपका आप जेनरिक जो है, आप जो नाम बता रहे थे जेनरिक नेम, एक तो जेनरिक नेम होगा उसमें एक पार्ट, और दूसरा पार्ट जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट, यानी दोनों पार्ट हमको मिलने चाहिए। जब दोनों पार्ट रहेगा तभी इसको हम बोलेंगे ये बाइनोमियल नेम है। तो इसमें देखेंगे इन दिस नेम मैंजीफेरा जो है, आपका जो मैंजीफेरा नाम है वो आपका जेनरिक नेम है, जिसको हम जीनस बोलते हैं। तो मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, व्हाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज। तो इंडिका जो है एक स्पीसीज का नाम है, और मैंजीफेरा जो आपका जीनस का नाम है, यानी एक जेनरिक नेम है, और स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो आपका इंडिका है। तो यानी कि ये दोनों ही पार्ट हमको इसमें मिलते हैं, इस वजह से ये आपका बाइनोमियल नेम है, ये आपका बाइनोमियल नेम है। और तो ये इस तरीके से हमको ऐसे बहुत सारे प्लांट्स में या ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म्स में हमको बाइनोमियल नेम मिल जाते हैं।
अब ये आता है कि व्हाट आर द एक्चुअल यूनिवर्सल रूल्स, वैसे कौन से यूनिवर्सल रूल्स हैं जिसके थ्रू हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसको हम आगे स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसको अब हम थोड़ा सा रोकेंगे और इसको फिर नेक्स्ट सेशन में इसमें और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे, और भी अलग जो तरह के रूल्स हैं उसकी भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू सभी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो प्लीज उसको कमेंट में आप मार्क करिएगा, तो उस पर हम और डिटेल चर्चा कर लेंगे और इस चीजों को धीरे धीरे लेकर चलेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है पैरेलल क्लियर होता है चले। इसलिए मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है, ताकि चीजें आपको एनसीईआरटी से सारी चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी है जो है वो आपकी मेन बेसिक बुक है जिससे कंपटीशन में सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी का क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। ओके, सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।